नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। नोटबंदी, ये शब्द सुनते ही एक बार की लोग सिहर उठते हैं। 8 नवंबर 2016 की वो रात याद आ जाती है जब इनको घरों में रखे रुपए, गृहिणियों के रोजाना के खर्चों से सहेज कर रखे पैसे, छोटे व्यापारियों की तिजोरियों में रखे रुपए महज एक ऐलान के बाद कागज के टुकड़े बन गए थे। उसी नोटबंदी का 1 साल पूरा हो गया है। तो अगले 1 घंटे में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नोटबंदी से कितना नफा हुआ और कितना नुकसान। तमाम सवाल जवाब और तर्क वितर्क के बीच नोटबंदी के 1 साल पूरे हो गए। लेकिन इस 1 साल में नोटबंदी ने देश को क्या दिया, देश कितना बदला, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 1 साल पहले के उस दौर में लेकर चलते हैं, वो तस्वीरें दिखाते हैं जब इस क्रांतिकारी फैसले का ऐलान हुआ था। नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उत्तर में चीन से तनातनी, पश्चिम में पाकिस्तान की गोलाबारी। 2016 के नवंबर में हालात युद्ध जैसे बन रहे थे और इस बीच अचानक 8 नवंबर 2016 की रात पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए सामने आए। लगा एक बड़ा ऐलान होने वाला है, युद्ध का ऐलान। पूरे देश की निगाहें पीएम मोदी पर आकर ठहर गई। सांसें थामकर देश और दुनिया हर लफ्ज को गौर से सुन रही थी। पीएम मोदी के संबोधन का क्लाइमेक्स जब सामने आया तो हर नजर हैरान थी। सवाल 100 थे, जवाब कोई भी नहीं। पल भर में तमाम कयासों और अटकलों पर विराम लग चुका था। पीएम मोदी ने एक झटके में नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस एक ऐलान के साथ ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। एक झटके में एक साथ 15,44,000 करोड़ रुपए के नोट मामूली कागज में तब्दील हो गए थे। हालांकि पीएम मोदी ने पूरे देश को अपने 500 और 1000 के नोटों को बदलने के लिए 3 महीने का वक्त जरूर दिया था, लेकिन नोटबंदी के इस ऐलान ने पूरे देश को कतार में ला खड़ा किया था। आम हो या खास, नोटबंदी ने देश के हर वर्ग को प्रभावित किया। न जाने कितने लोगों ने लाइनों में ही दम तोड़ दिया, लेकिन पीएम मोदी का यह ऐलान तो अटल था। नोटबंदी पर सियासत भी शुरू हुई, सरकार की घेराबंदी भी जारी रही, लेकिन ज्यादातर जनता ने लाइन में खड़े होकर नोटबंदी का स्वागत किया। वो तो इस बात से खुश थे कि चलो अब कम से कम ब्लैक मनी तो बाहर आएगी, लेकिन क्या देश में फैली अरबों खरबों की ब्लैक मनी बाहर आई, ये बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नोटबंदी के पीछे दिए गए सरकारी तर्क को समझ लीजिए। सरकार के हिसाब से नोटबंदी से देश में फैला काला धन बाहर आ जाता, टेरर फंडिंग पर एक झटके में लगाम लग जाती, भ्रष्टाचार पर नोटबंदी करारा वार साबित होता और देश कैशलेस की ओर आगे बढ़ जाता। इन्हीं मकसदों को हासिल करने के लिए सरकार ने बाजार में चलते हुए नोटों को
कागजों में तब्दील कर दिया था और इस ऐलान का असर अगली सुबह ही दिखने लगा। लोग अपने नोटों को लेकर बैंकों के बाहर कतार में खड़े नजर आए। पहले आओ पहले पाओ जैसे हालात थे। सरकार की आधी अधूरी तैयारी की झलक भी महज एक हफ्तों में दिखने लगी। लोगों की जरूरतों के आगे बैंक कम पड़ गए। जैसे तैसे वो 3 महीने तो गुजर गए, लेकिन हालात सामान्य होने में काफी वक्त लगा। खैर, नोटबंदी को आज 1 साल पूरे हो गए। केंद्र सरकार नोटबंदी की सालगिरह पर जश्न की तैयारी में है, तो विपक्ष इसे ब्लैक डे करार दे रहा है। बहरहाल सियासत एक तरफ, लेकिन जनता का हित दूसरी तरफ। और ऐसे में मोदी सरकार से यह सवाल तो बनता ही है कि नोटबंदी से हुए नफा नुकसान का विस्तृत ब्यौरा आखिर वो कब देंगे। क्या मिला पूरे देश को एक साथ महीनों लाइनों में खड़े रहकर। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हम बिल्कुल इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन आपको बताया कि सरकार ने नोटबंदी का ऐलान तो कर दिया था। अगली सुबह से इसका क्या असर होने वाला था, इसका अंदाजा शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं था। व्यापारी हो, खरीदार हो, आम नागरिक हो, एक झटके में सभी कंगाल हो गए। तिजोरियों में रुपए तो थे, लेकिन कीमत कागज के टुकड़ों के बराबर थी। नोटबंदी एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को एक झटके में हिला कर रख दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब पूरा देश एक साथ लाइनों में खड़ा था। लोगों को अपने खुद के नोट बदलने के लिए दिन रात एक करना पड़ा। जरा 1 साल पहले का वो वक्त याद करके देखिए। एक पल के लिए आप सहम जाएंगे। फैसले के पीछे का साइड इफेक्ट ऐसा था जिससे कई लोग तो आज भी नहीं उबर सके। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े होना आखिर कौन चाहेगा। लेकिन नोटबंदी के आगे बेबस लोग भूखे प्यासे इन लाइनों में खड़े हुए। नोटबंदी की मार सबसे ज्यादा तो व्यापारियों को लगी, जिसमें विशेष तौर पर छोटे व्यापारी थे। कैश की कमी के चलते न जाने कितनों का धंधा चौपट हो गया। लोगों के पास रोजमर्रा के सामान खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। शहर के ज्यादातर एटीएम बंद पड़े थे। जो खुलते भी थे उन पर चंद मिनटों में नो कैश की तख्ती टंग जाती थी। लेकिन सरकार की मार सिर्फ नोटबंदी तक ही सीमित नहीं थी। सरकार ने नोट बदलने से लेकर नोट निकालने तक के पीछे तमाम नियम कानून अलग अलग लगा दिए थे। एटीएम से एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 2000 तक निकाल सकता था। बैंक से नोट बदलने की सीमा एक दिन में 4000 तक की फिक्स कर दी गई। हालांकि बाद में इस राशि को सरकार ने बढ़ा दिया था। खैर, सरकार के इस नियम के हिसाब से भी अगर लोगों को पैसे मिल जाते तो भी काम चल जाता। लेकिन हकीकत से परे आलम यह था कि एटीएम में कैश क्राइसिस थी। अगर 100 आदमी एक एटीएम की लाइन में लगते थे तो पैसे सिर्फ 15 से 20 लोगों को ही मिल पाते थे। और यही हाल बैंकों का था। नोटबंदी से न जाने कितनों की शादियां तक रुक गईं। घरों में कार्ड तो छपे, लेकिन कैश की कमी के चलते शादियां रोकनी पड़ी। यही नहीं, बच्चों की स्कूल फीस हो या फिर अस्पताल का खर्चा, नोटबंदी ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। लाइनों में लगे लगे न जाने कितनों ने दम तोड़ दिया। लेकिन सरकार हमेशा से नोटबंदी के दूरगामी परिणाम की ही बात करती रही। ऐसे में अब तो साल पूरा हो गया है, लेकिन 125 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा करने के बाद सरकार ने क्या कुछ हासिल किया और देश ने तरक्की के कौन से आयाम छुए, इसका जवाब तो सरकार को अब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। एक एक करके नोटबंदी के तमाम पहलुओं को हम देखेंगे, समझेंगे। 1 साल बाद हम कहां पहुंचे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताएं कि नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर गृहिणियों की राय हमने हासिल की, वो आप देख लीजिए। देखो, सारी चीज तो महंगी महंगी कि कोई रोज ला रहा रोज खा रहा है, वो उनको कितना दिक्कत है। वो बिल्कुल सही था। उससे ना जो मतलब क्या बोलते ब्लैक मनी था वो निकल के आया और मतलब देश के लिए भी काफ़ी प्रॉफिट है। कुछ गरीब लोगों को परेशानी हुई इससे, लेकिन जिन लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखा था उनके लिए बिल्कुल सही रहा ये। और अच्छा रहा, नोट चेंज हो गए हैं। ये जो पुरानी सारे जो लोगों ने छाप छाप के नकली नोट रख रखे थे सब निकल के आ गए। ये सब फटे पुराने हो गए, सब नए हो गए हैं। अभी भी काफ़ी चीज़ इलीगल चल रही हैं। उन्होंने सही किया, लेकिन अभी पूरी तरह ये रिकवर नहीं हो पाया है। और वैसे उनका डिसीजन बिल्कुल सही था।
ऐसा इसलिए, अगर आपको कोई भी फैसला लेना है तो उसके लिए कोई प्रायर नोटिस देना चाहिए, उसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज सडनली फैसला लिया और रातों रात नोट बंद कर दिए। जिनके पास काला धन था वो किसी ना किसी जरिए से निकल गया, कुछ एक लोग पकड़ाई आ गए हैं, मगर बेसिक लोग तो बच गए। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो गरीबों को ही हुई है, लाइनों में लगना, धक्के खाना, पूरे पूरे दिन लाइनों में लगे रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग वो फैसला सही था, क्योंकि लोगों के पास जो भी ब्लैक मनी थी वो बाहर आई है, लोगों को पता चला है कि ऐसे नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। नहीं, फैसला तो एकदम सही है। गृहिणियों पे ऐसा कोई बहुत खास असर नहीं। शुरू में हाँ थोड़ी सी दिक्कतें थी, लेकिन नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है हमें। नोटबंदी एकदम बिल्कुल सही फैसला था। हम लोग इस बारे में तो मोदी जी के साथ हैं, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा अब हम लोग को भी लगता है कि थोड़ी हल्का फुल्का जो है असर जो है मार्केट में देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट ने नोटबंदी का फैसला लिया था, ये युवाओं के हित में है, और साथ ही साथ ये जो करप्टेड मनी हमें मिला है उसे हम देश की बाकी सेवाओं में लगा सकते हैं, जिससे युवाओं को फ़ायदा होगा और हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, एरिया है, उसमें भी इसका योगदान होगा। भाई साहब, बहुत गंदा था। नोटबंदी ऐसी नहीं होनी चाहिए। यदि आप मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं हैं और आप प्रधानमंत्री होकर के यदि ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं तो उस पर थोड़ा आकलन करिए, और ये बिल्कुल सरासर गलत था। औरतों का काला धन निकल गया ये आप समझिए बस। अब शुरू में लॉन्ग टर्म में इसमें हो सकता है कुछ फ़ायदे मिले, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत दिक्कत हुई। रोज़मर्रा के कामों में बहुत दिक्कतें हुई, हम लोग को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी, इधर उधर भटकना पड़ा, पैसों के लिए बहुत परेशान होना पड़ा, ज़रूरतों को रोक करके रहना पड़ा। दिक्कतें हुई, परेशानियाँ हुई। मान लीजिए किसी का शादी ब्याह है, कुछ है और अरेंज किया उन्होंने, बाद में वो नहीं चले। हाँ, बिल्कुल सही मानती हूँ। जिनका जितना छुपा हुआ था धन और जितनी भी ब्लैक मनी थी वो एटलीस्ट देश में आई, यूज़ में आई, वो बाहर तो आई है। भाई वो डेड मनी होती है, सब घर में दबा के रखते हैं। रोटेशन में होती है तो बिजनेस में, मूवमेंट में, बैंक में सब काम बढ़ता है, और वो घर में डेड मनी करके रखे रहते हैं। खर्चों पर लोगों का नियंत्रण हुआ, लोग सोच समझ के खर्च करने लगे कि आज हमारे पास नोटबंदी कारण जो पैसे हमने बचाए हैं, कल हमारे बैंक खुलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लोग सीमित पैसे में लोग निकालना पड़ रहा था, इस कारण खर्चों में सबसे पहली बात है खर्चों पर नियंत्रण हुआ। बिल्कुल बहुत सही था, और इस चीज़ के लिए मैं अप्रिसिएट करती हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया, और इसकी वजह से ये तो कम से कम है कि हाँ, अब किसी तरीके का करप्शन नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी मुझे और ये भी इच्छा है कि इस प्रोसेस में ऐसा काम होता रहे कि किसी भी तरीके के हैंड टू हैंड कैश वाला सारा ट्रांजैक्शन बंद। सही भी था और गलत भी था। सही इसलिए था क्योंकि लोगों में अब अवेयरनेस आएगी, लोग अब भ्रष्टाचार से डरेंगे, लोगों को अब ये एहसास होना चाहिए कि ईमानदारी की ज़िंदगी ही जीनी सही ज़िंदगी है। और गलत इसलिए था क्योंकि पहले से प्रिपेयर नहीं था लोग, यंगस्टर्स हो चाहे कोई भी हो, उनको लाइन में लगना पड़ा, ये करना पड़ा। तो पहले से अगर प्रिपेयर रहते तो ये नौबत नहीं आती। नहीं, मेरे नज़र में तो बहुत गलत था। जी क्यों? हाँ, इसमें बहुत लोग की कंपनी बंद हो गई, बहुत लोगों की शादी रुक गई, मैं तो यही समझूंगी बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। गृहिणियों और कुछ महिलाओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी, सबकी अलग अलग राय है। अब हम व्यापारियों की बात करेंगे। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर छोटे व्यापारियों पर पड़ा था, और ऐसे में अब जब नोटबंदी को 1 साल पूरा हो गया तो छोटे व्यापारी सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं, ये उनकी बातों को सुनकर ही अंदाजा लगाते हैं हम लोग। तो ये इफेक्टिव नहीं रहा, इससे आम लोगों को परेशानी हुई। लोग लाइन में लगे रहे, कतारों में लगे हुए, लोगों ने बैकडोर एंट्री से जो बैंकों से सेटिंग करने के बाद जो है पैसा अपना चेंज कर लिया, तो एक आम आदमी के हित में ये बिल्कुल नहीं रहा। गरीब लोगों का जो पैसा था, जो अमीर लोग टैक्स नहीं देते थे, अपने घरों में छुपा कर रखते थे, वो डंप हो गया है। उससे थोड़ी जीडीपी घटी है, लेकिन सरकार उसे जीडीपी को बढ़ाने का प्रयास कर रही है लगातार दूसरे संसाधनों से टैक्स बढ़ा के। इसलिए सरकार का ये एक सराहनीय कदम भी है। जो एकदम से रात में फैसला दिया, नोटबंदी कर दी, क्या पता कि थी नोटबंदी करने से, क्या सीधा कर दिया उन्होंने। चारों तरफ लोग मर रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, गरीब आदमी परेशान हो रहा है, फेक करेंसी पकड़े, आतंकवादी घटनाएं खत्म करेंगे, और बढ़ गई। सर एक्चुअली क्या है, जैसे विदेश से काला धन आए और जिस पे नंबर 2 का पैसा है वो, जिससे उससे रोक लो। वो भ्रष्टाचार पे कितना लगाम हो गया? भ्रष्टाचार पर भी काफ़ी लगाम हो गया। नोटबंदी से ये है कि एक तो जो दबा हुआ धन है, जो
और जो मार्केट में फंसा हुआ धन था वो आदमी का निकल आया है और जो छुपा हुआ था वो भी बाहर आ गया है। फैसला सही है पर अभी पूरी तरह लागू ना होने के कारण से थोड़ी प्रॉब्लमें आ रही हैं। बहुत सही फैसला था, देश हित का फैसला था। काले धन को निकालने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। वो इसलिए सही था कि आज तक जो सरकारें रही हैं वो भ्रष्टाचार की रही हैं। मोदी जी का कार्यकाल जब से आया है उसमें भ्रष्टाचार एक भी नहीं सुना है हमने। अगर बहुत सच्चाई और ईमानदारी से देखा जाए तो हो सकता है वो फैसला सही है, लेकिन जिस तरीके से उसका पालन हो गया, जिससे उसका क्रियान्वयन हो गया, तो उस रूप में वो फैसला गलत दिखाई दे रहा है। अभी भारत को बहुत समय लगेगा आगे आने में। सबसे ज़्यादा जो गरीब तबका, बीच का तबका इतना परेशान हुआ है और हर समय 3 दिन बाद 4 दिन बाद लाइन, और जितना 3 महीने के 2 महीने में जो जितनी परेशानी उठानी पड़ी है और व्यापार का जो हालत हुई है वो सारे व्यापार वर्ग जानता है। तब पूरा सही अगर माना जाता जब ये उतना ही प्रयास करते, बाहर जो काला धन जो पड़ा हुआ है उसको उतना ही लाते तो मानते कि हाँ ये नोटबंदी सफल होती। लेकिन इन्होंने बस एक तरफा सिर्फ व्यापारियों का, या जिन्होंने अपने खून पसीने से पैसा कमाया, जिन्होंने अपना स्टोर किया, उस चीज़ को उन्होंने बस निकलवाया। लेकिन जो बाहर जो पैसा जो भारत के बाहर जो रखा हुआ है, इसका प्रयास इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। आप पहले डॉक्टरों की फीस कम कराइए, 500-500 लेते हैं, उनकी फीस कम कराइए। आप नहीं करा सकते, उनके यहाँ छापे डलवा के रकम तो जमा कर सकते। अरे उनको पहले मना करो कि गरीब जनता है उसकी 100 रुपये फीस लो। सरकारी अस्पताल में आप जाइए तो डॉक्टर क्या कहता है, मुझे आदेश नहीं बाहर की दवा लिखने का। सरकारी दवाई किसी काम की नहीं है, मट्टी का ढेर है, डाल दो पानी में। और व्यापार में पैसा जब तक उधार नहीं होता, जब तक व्यापार नहीं चलता है। और जिनके ऊपर उधारी पैसा बाकी था, जिनको देने की नियत थी, उन लोगों ने पैसा दिया, जिनकी देने की नियत नहीं थी उन लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो व्यापारी आदमियों को एक बहुत बड़ा सबक मिला कि जिनको हम उधार देते हैं, जिनकी नियत देने की नहीं थी, उन लोग। ज़्यादातर व्यापारी बहुत खुश दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि बिल्कुल सही फैसला था और इससे ब्लैक मनी अनर्थ हुई है। चर्चा करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा पैनल है, उससे आपका तारुफ करा दूं मैं। एसपी सिंह रिटायर्ड आईएएस इस वक्त हमारे साथ हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका हमारे इस व्यापक चर्चा में नोटबंदी पर। इसके अलावा प्रकाश सिंह, प्रोफेसर प्रकाश सिंह आईआईएम लखनऊ से हैं हमारे साथ। प्रोफेसर प्रकाश सिंह, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन इस चर्चा में। द्विजेंद्र त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो बड़ी मुखर आलोचक रही थी इस फैसले की, अभी भी है, उनका भी बहुत स्वागत। द्विजेंद्र त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वाजपेयी जी आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन चर्चा में। अतुल अंजान, वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता, बहुत स्वागत अंजान साहब। धन्यवाद। प्रोफेसर कौशिक भट्टाचार्य आईआईएम लखनऊ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर कौशिक, आपका भी बहुत स्वागत। इससे पहले कि राजनीतिक टिप्पणी में लूं, अर्थ और अर्थशास्त्र के हिसाब से इसको किस तरह से देखा जाए 1 वर्ष बाद, ये समझ लेते हैं। और इसके लिए हम शुरू करते हैं प्रोफेसर कौशिक भट्टाचार्य से, आईआईएम लखनऊ से हैं। प्रोफेसर भट्टाचार्य, 1 साल बाद आपकी टिप्पणी क्या है? नोटबंदी कितनी सफल रही, कितनी असफल रही, कितने लक्ष्य उसने प्राप्त किए और कितने लक्ष्यों से वो भटकी हुई दिखाई दी? प्रोफेसर कौशिक भट्टाचार्य। Well, I think this demonetization, it was a shock therapy and it was completely avoidable. Avoidable in the sense that many of these objectives of demonetization could have been achieved in a slow and gradual manner. Like, for example, all the old notes, they routinely go back to RBI and are destroyed. So, for example, if all those old 500 and 1000 notes were automatically destroyed, and not replenished, then at least some of the objectives of demonetization could have been achieved. And then those who died, they would have lived. ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इससे बचा जा सकता था। Fight corruption. जी, if you want to fight corruption, why introduce rupees 2000 note? ठीक है, आप कह रहे हैं कि इससे बचा जा सकता था और क्लेम जो किया जा रहा है
सरकार की ओर से, हुकूमत की ओर से कि इससे हमने तमाम ऑब्जेक्टिव्स, तमाम लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और भ्रष्टाचार को हमने बहुत हद तक कम कर दिया है या खत्म होने की ओर ले गए हैं, वो गलत है। ठीक है, आप IIM लखनऊ से ही प्रोफेसर है, प्रोफेसर प्रकाश सिंह। प्रोफेसर प्रकाश सिंह, क्या आपकी भी राय प्रोफेसर कौशिक भट्टाचार्य जैसी है या आप कोई अलग राय रखते हैं इस सब्जेक्ट पर? प्रोफेसर प्रकाश। नहीं, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे सोच जी। मेरा ये मानना है कि जो भी रिफॉर्म्स होते हैं उनको उनके ऑब्जेक्टिव के तहत देखना चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव इस रिफॉर्म का ये था कि टैक्स पेयर्स का बेस बढ़ेगा जी, कैश ट्रांजैक्शंस कम किए जाएंगे, काला धन थोड़ा सा बाहर आएगा, ये ऑब्जेक्टिव थे। और उन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमें डिबेट करना चाहिए। जो कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, जैसे कि कौशिक साहब कह रहे थे कि इसको थोड़ा बेटर तरीके से कर सकते थे, वो इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस नहीं है। कॉन्सिक्वेंस ये है कि एक मैसेज किया गया, एक पॉलिटिकल मैसेज और एक इकोनॉमिक मैसेज, और दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव गए हैं क्योंकि टैक्स बेस बढ़ा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं, और सबसे अच्छा चीज़ जो समझ में आया है कि लोगों ने इसका साथ दिया है, लोगों ने खुल के साथ दिया है। इतना बड़ा मूवमेंट बिना किसी सोशल अनरेस्ट के हो गया है, ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा उपलब्धि है इस रिफॉर्म के पीछे। और जब भी ऐसे बड़े रिफॉर्म्स होंगे तो थोड़ा पेन तो होगा ही, ये तो तय है। ये पेन थोड़ा था या थोड़े से कुछ ज़्यादा था प्रोफेसर प्रकाश? नहीं, देखिए, ये अगर फिर आप देखिएगा कि किस तरीके की पर्सन से आप पूछ रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस हम लोग के क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट से होते हैं, हमें बहुत फर्क नहीं पड़ा। बहुत अहम बात आपने छोटे दूध वाले को और सब्जी वाले को और रिक्शा वाले को उनको फर्क पड़ा है, तो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट शॉर्ट टर्म पेन तो है, ये तो तय है, ठीक है, वो तो होना ही था, ठीक है, ये सबको पता था। ठीक है, आइए पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं। आप सबसे पहले अतुल अंजान साहब के पास चलते हैं। अतुल अंजान साहब, आप बहुत मुखर आलोचक रहे हैं, मैं पिछले 1 साल से आपकी ओपिनियन देखता रहा हूं, लेकिन क्या 1 साल पूरा होने के बाद आपके विचारों में कोई परिवर्तन आया है? आप कुछ भी पॉइंट देने को तैयार हैं सरकार के, या जो आप दे भी रहे थे थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट, उसको भी वापस लेते हैं? अतुल अंजान साहब। अतुल अंजान, आपको मेरे विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया, और जो मैंने 1 साल पहले कहा थे उस जी बोलिए। मेरे विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया 1 साल के बाद, बल्कि मेरे विचार और सत्य साबित हुए 1 साल के बाद कि देश की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई। कुटीर उद्योग खत्म हो गए, छोटे मझोले उद्योग खत्म हो गए, हस्तकला उद्योग खत्म हो गया, और 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। और मैं और क्या कह सकता हूं उससे कि आपकी सरकार खुद कह रही है जी, सरकार खुद कह रही है कि हमारी नीतियों के अंदर परिवर्तन की जरूरत है। इस नोटबंदी पर 153 बार जो है तब्दीलियां हुई। इसका मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा सरकार का कार्यक्रम एक अहमद शाह अब्दाली टाइप का काम था। ये एकदम से हमला कर देना, फौज की तरह हमला कर देना। आपने कुछ सोचा ही नहीं कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, बाजार पर क्या होंगे, छोटे व्यापारियों पर क्या होंगे, कुटीर उद्योग पर क्या होगा, हस्तकला पर क्या होगा, देश साधारण आदमियों का क्या होगा। आप मजाक करते रह गए और प्रधानमंत्री कहने लगे नोटबंदी से सारा काला धन आ जाएगा, वापस सारा जाली नोट आ जाएगा, पत्थरबाजी बंद हो जाएगी, हमारी सीमाओं पर जो मारपीट हो रही है हमारे फौजी बच जाएंगे। ये सब एक झूठा प्रकल्प पेश कर दिया। इसे बताइए 386 हमारे जवान मारे गए। आपने एक हेमचंद के सर काटने के सवाल पर देश का चुनाव जीत लिया और कहा 20-20 सर लाएंगे हम एक हेमचंद की जगह पर, और आज 386 जवान मर गए। कौन इसका जवाब देगा? लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर अचेतावस्था में पड़े हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कहां है? इस अर्थव्यवस्था से पूछे ना,
आपने सारा का सारा काला धन इकट्ठा करवा लिया, सारा का सारा जाली नोट इकट्ठा करवा लिया, रिजर्व बैंक को ढक्कन बना दिया। ये फैसला रिजर्व बैंक के गवर्नर सुनाते, प्रधानमंत्री जी, रिजर्व बैंक के एक्ट के तहत ये एक्ट की अवहेलना हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने सब सही कर दिया। 50 दिन मांगे थे ना, और क्या कहा था, अगर 50 दिन में ना पूरा हो जाए तो हमें चौराहों पर क्या करना, पीटना। किससे? मैं उसका शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो प्रधानमंत्री ने किए थे। लेकिन आज क्या हुआ, इन 50 दिनों की बात छोड़िए, 1 साल 365 दिन हो गए और आज भी एटीएम में पैसे नहीं है, आज भी एटीएम बड़ी काम नहीं कर रहे। आप 1 साल में नोटों को गिन नहीं पाए, आपके पास लाखों मशीन है, आप अगर लगा देते एक बैंक के आदमी तो सब गिन के बता देते। आपने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरीके से झकझोर ही नहीं दिया, उसे ले जाकर के आपने उसको ले जाकर के अस्पताल के अंदर भर्ती कर दिया है, जहां पर वो पड़ा हुआ है अचेतावस्था में। ठीक है, मैं किस मशीन पे कहूं कि वो पड़ा हुआ है। इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि इसकी समीक्षा हो। आपने कितने रोजगार पैदा किए? आप झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूं ये प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि हमने जो है वो मुद्रा से नौकरियां, अब लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं, नौकरी लोगों को दे रहे हैं। इस तरह के झूठे प्रकल्प पेश करके, ये दांवबाजी और पेचबाजी करके आपने क्या दिया देश को? अब तो सरहदें भी नहीं बचा पाए। ये काले नोट कहां गए, जाली नोट कितने हैं? इसके द्वारा प्रधानमंत्री ने अपने चहेतों को, जिन्होंने 35,000 करोड़ रुपया पिछले 2014 में इनके चुनाव के लिए लगाए थे, उन सब का काला धन, उन सब के जाली नोट आपने सबको ऑफिशियल सरकारी बनाकर मान लिया, कर दिया। अगर 2 लाख कंपनियां बंद हो गई, जो तो ऑलरेडी बंद थी। जी, जो आपको अंदाज रहा है उसी अंदाज में आपने उसी अंदाज में आपने घेर दिया। यहाँ पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपके तमाम ऑब्जेक्शंस का जवाब देना चाह रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपके तमाम सवालों का और आपकी तमाम आलोचनाओं का जवाब देने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं। वाजपेयी साहब, अपनी बात शुरू करिए आप। लक्ष्मीकांत वाजपेयी। हाँ, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ जी। अतुल अंजान जी एक बहुत वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व करता है जी। उन्होंने एक तो असंसदीय शब्द इस्तेमाल किया, झूठ, जो सदनों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो चैनल पे क्यों इस्तेमाल हुआ? हम कहते हैं कि असत्य, मिथ्या, लेकिन झूठ नहीं। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने 100% राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है, यथार्थता के धरातल पर आधारित प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर बैंकों में पैसा आया, काला धन वापस आया, तो बैंक में आया हुआ पैसा जहां उसने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है, वहां वापस छोटे और मध्यम उद्योगों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर पैसा देने का अवसर प्रदान किया है, उनके व्यवसाय को बढ़ाने का, उद्योग को बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। आज की तारीख में बैंक इस स्थिति में है कि छोटे और मध्यम कारोबारियों को वो बढ़ाएंगे। दूसरी बात है, काला धन घटा है जी। आज वो जो रियल एस्टेट हवा में था, मकान के नाम पर सामान्य जनता की गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ कर रहा था, वो रियल एस्टेट धरातल पर आ गया है और रेरा के माध्यम से कानून के शिकंजे में आ गया है और आम आदमी के हितों की रक्षा हुई है। दूसरी बात माननीय अतुल अंजान जी से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो राजनीतिक दृष्टि से तो ठीक हो सकती है, लेकिन देश की दृष्टि से जो कुछ हुआ है, टेरर फंडिंग में कमी हुई है, आतंकवादियों को, माओवादियों को जाने वाले धन में कमी। कहां धन है जब देंगे? धन ही नहीं बचा तो देंगे कहां से? और इसके बाद पैसा आया किसका है? 0.00011% लोगों ने, ये 1,48,165 लोग हैं जिन्होंने 33% धन को जमा किया है। तो ये था वास्तविक काला धन। और आम जनता जो लाइनों में लगी थी, मैं परिवर्तन यात्रा के दौरान देहातों से निकला था, मैंने उतर कर रथ पे से जनता से, माताओं से, बहनों से, किसानों से, मजदूरों से पूछा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मोदी ने जो किया ठीक किया, हमें तो तकलीफ है थोड़ी बहुत, ठीक हो जाएगी, लेकिन जो बोरों में नोट भर के बैठे थे और देश के साथ दगा कर रहे थे, उनके साथ ठीक किया मोदी ने। यह प्रतिक्रिया थी आम आदमी की। वाजपेयी साहब, आप कह रहे हैं कि उस वक्त जो है लोगों ने
उस वक्त लोगों ने तकलीफ सह के भी सपोर्ट किया, लेकिन क्या इस तरह की फीलिंग नहीं है? मैं रिटायर्ड आईएएस हैं एसपी सिंह साहब, उनसे जानना चाहूंगा। एसपी सिंह साहब, नोटबंदी के वक्त जो समर्थन दिख रहा था, लोग लाइनों में लगे थे, लोग तकलीफ सह रहे थे, लेकिन लोगों को लगता था कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वैसा कुछ होगा और जिनके पास काला धन है वो सब बैंकों में आ जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा, वो लोग दंडित होंगे। उन लोगों की संख्या में एक साल में कमी आई है एसपी सिंह साहब, या नोटबंदी को जैसा समर्थन उस वक्त मिला था वही आज भी है? एसपी सिंह साहब। देखिए, पहली चीज ये समझ लें हम लोग कि नोटबंदी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। सरकार ने नोटबंदी क्यों किया? सरकार का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि काले धन को अकाउंट फॉर करना है। काला धन अंदर आए, बैंक में आए, या काला धन बैंक से बाहर रहे। अब ये था, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है सरकार ने कि 25% पैसा बैंक में वापस नहीं आएगा, ये हमारा अनुमान था, लेकिन हुआ नहीं। केवल 1% पैसा बाहर रहा, बाकी सब बैंक में आ गया। लेकिन बैंक में पैसा आने का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा अकाउंट फॉर हो गया। अभी तो उसको इनकम टैक्स, ईडी, तमाम पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा, 200% तक की पेनल्टी लग सकती है। तो इसलिए ये मत मान के चलिए कि पैसा जो बैंक के अंदर आ गया उसमें ब्लैक मनी नहीं है, उसमें भी ब्लैक मनी है, वो बैंक में तो डाल दिया आपने, लेकिन अभी तो उसको पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है, सरकार का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखने में तदर्थ रूप में लगता है कि फेल हुआ, लेकिन जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव थे उसमें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है डिजिटाइजेशन, कैश फ्री इकोनॉमी, उसकी तरफ बड़ा कदम। ठीक है एसपी सिंह साहब, आप ये कह रहे हैं कि ब्लैक मनी आई है जो उसकी जांच करने की बात सरकार कह रही है। आप ये कह रहे हैं बैंकों में 99% जो कैश वापस आया है उसमें ब्लैक मनी है, सरकार भी यही बात कह रही है, और वो सरकार का कहना है कि उसमें से वो देखकर पता लगा लेंगे कि इसमें ब्लैक मनी कौन सी है। द्विजेंद्र जी, कांग्रेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चर्चा में, अभी भी आज भी पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लीगलाइज्ड लूट, ऑर्गेनाइज्ड लूट है और लीगलाइज्ड प्लंडर है, लेकिन एसपी सिंह साहब जैसा व्यू भी है, प्रोफेसर प्रकाश सिंह जैसा व्यू भी है। इस मत को आप स्वीकार करते हैं कि कुछ हद तक ब्लैक मनी सिस्टम में वापस आया है और उसको पहचान कर सरकार लोगों के हित के कामों में इस्तेमाल करेगी, ये आप स्वीकार करते हैं द्विजेंद्र? नहीं, सबसे पहले ये जो प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर 2016 को आकर के देश के सामने सीधे तौर पे लीगल टेंडर नहीं रहेगा, 500 और 1000 की नोटें, क्या ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं आता है? क्योंकि रिजर्व बैंक गारंटी देता है कि हम धारक को इतने रुपए देने का हम आपको, तो आपने कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया? ये हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। मैंने सुन तो लीजिए पूरी बात। और बिना कैबिनेट को, अगर मान लिया प्रधानमंत्री जी को करना ही था तो कम से कम अपने कैबिनेट को तो विश्वास में लेते। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है, और ये भी जानते हुए कि जिन जिन देशों में नोटबंदी हुई वहां पूरी तरह से ये फेल्योर हुआ जी। अभी आपके प्रकाश सिंह साहब कह रहे थे कि अच्छी बात उन्होंने कही कि टैक्स बढ़ा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, उस समय का टैक्स बढ़ा, आज क्या आगे जो कारोबार रुक गए हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी कारोबार हैं और उनकी वजह से जितनी बेरोजगारी हुई है, जितने मजदूर बेकार गए हैं, कैसे आगे टैक्स बढ़ेगा, कौन सा कारोबार लोग करेंगे, ये भी बताने की जरूरत है। दूसरी बात, आपने कहा कि ब्लैक मनी है। नोट तो हर बैंकों में आपको मालूम है कि जो दिन भर नोट जमा होता है, कितने नोट के कितने नोट जमा होते हैं, 1000, 500 के, 200 के, 500 के रिकॉर्ड होता है बाकायदे। अब तो कंप्यूटराइज भी हो गया है जी। तो ये सारी चीजें अभी जो 1 साल तक नहीं अभी गिनी जा सकी, इसका मतलब सरकार कुछ न कुछ छिपाना चाहती है। और सबसे बड़ा इस सरकार ने जो सबसे बड़ी गलती है कि रिजर्व बैंक की स्वायत्तता पर जी। एक प्रश्न चिन्ह लगा देना कि अब लोग रिजर्व बैंक पर विश्वास करें तो कैसे करें। इसके अलावा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इसको राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। ठीक है, देश की जनता ने तो सरकार का साथ दिया, सपोर्ट किया। आप कह रहे हैं कि बहुत सारा रोजगार गया, आप कह रहे हैं कि इतना नुकसान हुआ है कि जिस टैक्स की वृद्धि की बात या क्लेम सरकार कर रही है वो बेमानी है और वो लाभ हानि के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी। हाँ, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं, बड़े वरिष्ठ नेता, मैं उनका सम्मान करता हूं। ये उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं है,
ये बाध्यकारी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया है, नंबर 1। नंबर 2, 23,22,000 खाते ऐसे हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह लगा है और इन खातों में 368 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ है। एक कंपनी के 2134 खाते निकले हैं। एक कंपनी 8 नवंबर 2016 को निगेटिव में थी जी, और 2484 करोड़ रुपए का उसके बाद उसने उसमें से जमा और लेन देन किया है। ये बातें आखिर लक्ष्मीकांत ये जी, पैसा ठीक जनता है। का था, ये कहीं ये बातें काले धन के प्रधानमंत्री रूप जी में ने जमा कही है। था। ये और बात ये प्रधानमंत्री जी ने जमा कही है हिमाचल में। ये बात सरकार के बहुत सारे मंत्री भी कह रहे हैं। नहीं, लक्ष्मीकांत जी, ये बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं, आप भी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे कह रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन सवाल यही है कि जिस लाभ को आप क्लेम कर रहे हैं उसके मुकाबले में जो हानि हुई है, जो लॉसेज हुए हैं, जो नौकरियां गई हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसकी बात विपक्ष कर रहा है और एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, उसका क्या, ये मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। हम फिर से एक बार इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे, फिर से बारीकी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मतलब क्या थे। एक साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर हमें क्या नजर आता है, नोटबंदी का कौन सा मंजर, कौन सा दृश्य, कौन सा नजारा, इनमें से कोई भी शब्द हो सकता है, क्या चीज नजर आती है इस छोटे से ब्रेक के बाद।
हमारी बहस नोटबंदी पर है, चूंकि उसको 1 साल हो गए हैं और इसके लिए एक बहुत बड़ा पैनल हमारे पास है, सबकी अलग अलग राय है। एक बार फिर से इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर कौशिक भट्टाचार्य के पास जाते हैं, जो कि ब्रेक पर जाने से पहले ये कह रहे थे कि इस निर्णय से बचा जा सकता था। प्रोफेसर कौशिक, आपने सारे पक्ष सुन लिए। आईआईएम के दूसरे प्रोफेसर प्रकाश सिंह कह रहे हैं कि नहीं, ऑब्जेक्टिव्स जो लक्ष्य थे सरकार के वो अचीव हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं, थोड़ी तकलीफ हुई है लेकिन वो लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आप अपनी ओपिनियन, आप कह रहे हैं कि नहीं, इसे बचा जा सकता था, तो ऐसा तर्क दें जिससे कि प्रोफेसर प्रकाश सिंह और सभी लोग संतुष्ट हो सकें। प्रोफेसर कौशिक भट्टाचार्य। For any policy, short run objective is equally important as the long run objective. So what do we see happened in the short run? In the short run, there are too much sufferings of common people. In fact, long back in February, we argued, by we I mean me and some of my colleagues, we wrote an article in Ideas for India, and we requested government of India to seriously consider increase in budget for NREGA and PDS, public distribution system, so that sufferings of common people that improved at that point. Now you see, there are too much suffering for common people, and if you look at the objectives, most of them that failed, and informal sector in Indian economy, ठीक है, बैटली हिट हुआ। even now इनफॉर्मल सेक्टर, जी जी जी, अनौपचारिक जो रोजगार के क्षेत्र थे वहां पर बहुत सारी नौकरियां गई। ठीक है प्रोफेसर कौशिक भट्टाचार्य, ठीक है, आपकी बात रजिस्टर हो गई। प्रोफेसर प्रकाश सिंह, फिर वही तर्क है और ये कहा जा रहा है कि नुकसान बहुत ज्यादा है लाभ के मुकाबले में, और प्रोफेसर कौशिक ये कहना चाह रहे हैं कि तात्कालिक नुकसान भी या तात्कालिक परिणाम भी मायने रखता है लंबे परिणामों के साथ साथ। तो यहां पर तो तकलीफ हुई है लोगों को। हमने गृहिणियों की बात सुनाई, हमने युवाओं की बात सुनाई, हमने छोटे मझोले व्यापारियों की बात सुनाई, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है और वो मानते हैं कि वो तकलीफ जो उन्होंने सही उसका रिजल्ट उन्हें नहीं मिल रहा है। प्रोफेसर प्रकाश सिंह। देखिए, मेरा फिर वही कहना है कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ये सिर्फ इससे नहीं ठीक होगा कि आपने एक डिमोनेटाइजेशन कर दिया, कुछ नोट को करेंसी से बाहर कर दिया, उससे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, काला धन वापस आ जाएगा। ये एक बहुत लंबे प्रोसेस का एक पार्ट है जो मैं बार बार लोगों से सुन रहा हूँ, मेरे भी मित्र कहते हैं, तो मैं यही सुन रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में लोगों को हिट हुआ है, पेन हुआ है। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। जैसे अब इसके बाद, जैसे किसी ने कहा अभी कि ये पैसे जो वापस आ गए उनकी जांच होगी, उनकी जांच होनी चाहिए। बहुत सारी फेक कंपनीज थी जिनके अकाउंट्स से खुल गए। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स भी फॉलो होना है, उसके बारे में बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है कि टैक्स रिफॉर्म्स भी आएंगे। ये सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स हैं जो बहुत बोल्ड हैं और इनको लेने के पहले मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने ये सब सोचा नहीं होगा कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा। एक छोटे आदमी को जहां पे 30-35% इस कंट्री की जनता जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, 155 बार अगर नियमों में बदलाव हो, प्रोफेसर प्रकाश सिंह, अगर 155 बार जल्दी बदलाव हो जाए तो इसका मतलब तो यही था कि कैलकुलेट नहीं किया गया था कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। प्रोफेसर प्रकाश, बहुत संक्षेप में। सर, एक छोटी सी बात समझिए, जब कोई भी प्रोसेस इतने लार्ज स्केल पे होगा तो ये तो डेफिनेट है कि उसमें थोड़े से इश्यूज आएंगे जब वो प्रोसेस रोल होगा। प्रोसेस की आप कितनी भी तैयारी कर लें, जब आप रोल करेंगे, जब जो दिक्कतें रोल करने के बाद वाला ही तर्क दे रहे हैं, आप पिछला वाला ही तर्क दे रहे हैं, सारी दिक्कतें को पहले से। ठीक है प्रोफेसर प्रकाश, आप कह रहे हैं कि तकलीफ होगी। अतुल अंजान साहब, कम से कम आप इतना तो मानेंगे कि हुकूमत की नीयत ठीक थी, लोगों को तकलीफ हुई। अतुल अंजान साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, मेरा सवाल यह है कि कम से कम आप हुकूमत को, सरकार को, प्रधानमंत्री को इतना तो क्रेडिट देंगे कि वो ब्लैक मनी को खत्म कर देना चाहते थे और करप्ट सिस्टम को जो है सही करना चाहते थे, भले इसमें लोगों को तकलीफ हुई हो या उनका कैलकुलेशन, उनकी गणना कहीं कहीं चूक गई हो। अतुल अंजान साहब।
क्या हुआ भैया? अनजान साहब तक लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंची है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पास चलते हैं। बीजेपी के नेता डिफेंड कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन को। आप ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि कितनी कंपनियां हैं जिनको डी रजिस्टर कर दिया गया है, बहुत सारे खातों की जांच चल रही है और जो पैसा बैंक में वापस आया है वो सब वाइट पैसा नहीं। ये सब तर्क हम सुनते आ रहे हैं वाजपेयी साहब, लेकिन बहुत सारी नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोग तकलीफ में रहे जब ये प्रक्रिया चल रही थी पैसे निकालने की। क्या ये नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है? जिस लाभ को आप क्लेम कर रहे हैं, जिसका दावा कर रहे हैं, उसके मुकाबले में ये नुकसान कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बहुत व्यापक नहीं है लक्ष्मीकांत जी? इस आए हुए पैसे से कम ब्याज दर पर कम औपचारिकताओं के साथ छोटे छोटे ऋण देकर जो स्वरोजगार की वृद्धि करने का काम सरकार कर रही है, नौकरी के बजाय छोटे छोटे काम करके आदमी अपने परिवार को पाले, वो इसी से प्राप्त धनराशि और ताकत से कर रही है। लोगों में बचत की आदत बढ़ी है, 25 से 30% बचत राशि बढ़ी है, म्यूचुअल फंड और बीमे को भी ताकत मिली है, डिजिटल लेन देन और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिला है। और उत्तर प्रदेश की चर्चा अगर मैं करूं तो 7,69,975 जो है टैक्स पेयर बढ़े हैं। ठीक है, टैक्स पेयर मिलाकर टैक्स पेयर बढ़े, अच्छी बात है। साथी डॉक्टर प्रकाश जी ने कहा है जी कि ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में इस देश को बहुत फायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म में ये देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसका अंतिम परिणाम ये आने वाला है। अतुल अंजान साहब दोबारा जुड़ गए। अतुल अंजान साहब, मैंने आपसे कहा था, मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंच पाया था। मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारी तकलीफों और बहुत सारे नुकसान को अगर आपके दावे को सच मान लिया जाए, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों की बातों को सच मान लिया जाए, तो भी कम से कम आप इतना क्रेडिट तो देंगे हुकूमत को, सरकार को, कि उनकी नीयत सही थी या उनकी नीयत सही है और वो काले धन को बाहर निकाल के लाना चाहते थे और हैं। अतुल अंजान साहब। धीमा कर दो। ठीक है, लगता है हमारी बात अतुल अंजान जी तक पहुंच नहीं पा रही है। द्विजेंद्र जी, कांग्रेस का पक्ष आप रख रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी के सवालों का जवाब दीजिए। कम से कम नीयत को सही मानिए। बार बार ये बात हो रही है कि ब्लैक मनी को वापस लाने वाली बात जी नहीं सुनिए, मैंने कहा नियत तो अगर हम मान लें तो आपके एक गणित के अध्यापक को साइंस पढ़ाने के लिए दे दीजिए तो कितना वो सफल होगा कितना नहीं आप सोच सकते हैं। हम प्रधानमंत्री जी के नियत पर कोई शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे वो कोई अर्थशास्त्री नहीं है, ना ही वो अर्थशास्त्री हैं और ना ही जेटली जी। मान लिया आपकी नियत बहुत अच्छी रही हो, आपने एक बार कहा कि आपने कहा ब्लैक मनी की बात कही, आपने ये कहा कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, ब्लैक मनी बाहर दूसरे देशों में जो है उसको लाएंगे। क्या ब्लैक मनी वो आई? क्या आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया? अगर आप कहते हैं वो जुमला है तो ये भी जुमला है। ये जो सवाल अब आपने उठाए द्विजेंद्र जी, इसका बहुत ज्यादा जवाब नहीं होगा। वो बार बार ये कहेंगे कि वो मुद्रा लोन के जरिए लोगों को छोटे छोटे रोजगार के लिए ऋण दे रहे हैं, इसी पैसे से आगे भी देंगे, लोगों को स्वावलंबी बनाएंगे, ज्यादा टैक्स पेयर्स आएंगे टैक्स नेट में और इससे देश की आमदनी बढ़ेगी और इससे गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, विकास के कामों में सुधार लाने के लिए सरकार खर्च कर पाएगी। लेकिन लोगों को जो तकलीफ हुई है, लोग जो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं वो भी आपने देखी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर प्रकाश सिंह, प्रोफेसर कौशिक भट्टाचार्य, रिटायर्ड IAS साहब, SP सिंह साहब, विजेंद्र पांडे जी, अतुल अंजान जी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। विमुद्रीकरण पर कोई बहस आज खत्म नहीं होने वाली है, ये आगे भी चलती रहेगी, ये तय है। और लोग हो सकता है समय के साथ जो लोग कभी समर्थक रहे हों वो उसके आलोचक हो जाएं और जो शायद कभी आलोचक रहे हों उनके मन में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए। बहरहाल अब देख लेते हैं टॉप न्यूज। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है।
बैठक में वित्तीय वर्ष को जनवरी से शुरू करने का आ सकता है प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बालू खनन के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनजीटी का इस मामले में जो भी अंतिम आदेश होगा, बालू खनन के लिए ई टेंडरिंग का भविष्य तय करेगा। लखनऊ में आईएस के संदिग्ध एजेंट अबू जैद को कोर्ट में पेश किया गया। यूपी एटीएस ने 10 दिन की रिमांड मांगी। रियाद से लौटने पर मुंबई एयरपोर्ट से उन्हें अरेस्ट किया गया था। 10 इंजीनियर्स की टीम करेगी गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स की बनाई गई है टीम। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने यह टीम गठित की। टॉप न्यूज के साथ ही इस खास पेशकश में इतना ही। यूपी खबरों के लिए लॉगिन करिए news18up.com और उत्तराखंड के लिए news18uk.com। नमस्कार।